इस YouTube चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 अधिनियमों की चर्चा करने जा रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम का एक अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे उस समय के और चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इस अधिनियम को कहते हैं। तो इस अधिनियम या कानून के प्रमुख प्रावधान क्या थे, 1 बाय 1 देखते हैं। पहला देखिए, इस कानून में एक प्रस्तावना जोड़ी गई जिसमें उत्तरदायी शासन का प्रावधान किया गया। अर्थात यह कहा गया कि गवर्नर और गवर्नर जनरल या वाइसराय और उनकी जो कार्यकारी परिषद है वो जनता द्वारा चुने गए विधायिका के सदस्यों, चाहे केंद्रीय विधायिका हो या राज्यों की विधायिकाएं हो, उनके प्रति उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा इस दूसरा देखिए, शासन के विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों में विभक्त किया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो शासन के विषय हैं उनको 2 सूचियों में, आज भी हम देखते हैं 3 प्रकार की सूचियां निर्मित है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। 2 सूचियाँ बनाई गई शासन के विषयों की, केंद्रीय और प्रांतीय। केंद्रीय विधान परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूचियों पर कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से पहले हमने देखा कि कानून निर्माण का अधिकार जो था वो केवल गवर्नर जनरल या वाइसराय को था और उसकी परिषद को था, लेकिन अब इसका विस्तार किया गया और इसको जो है विभाजन किया गया और विभाजन करके राज्यों की विधायिकाओं को उनको जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। इसी प्रकार केंद्रीय विधान परिषद अपने विषयों पर कानून का निर्माण करेगी। आगे देखिए, इसमें हमने देखा केंद्रीय सूची और राज्य सूची 2 सूचियां बनाई गई। अब राज्य सूची के जो विषय थे यानी प्रांतीय सूची के जो विषय, उनको फिर 2 भागों में विभक्त किया गया। 2 भागों में विभक्त कैसे किया गया कि 2 प्रभाग बनाए गए, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। यानी जितने विषय थे प्रांतीय सूची में, केंद्रीय में नहीं, प्रांतीय में, प्रांतीय सूची के विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित क्या थे? आरक्षित विषयों पर गवर्नर को उसकी परिषद के माध्यम से निर्णयन का अधिकार था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आरक्षित विषय आरक्षित रखे गए किसके लिए? गवर्नर और उसकी परिषद के लिए। और इन विषयों पर निर्णय करने का अधिकार गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद को होता था, लेकिन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य राज्यों की जो विधान परिषदें थी उनके प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं थे। दूसरा इसका जो भाग था वो था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से निर्णय करता था जो निर्वाचित थे। अर्थात विधान परिषद के जो सदस्य निर्वाचित होते थे, हालांकि निर्वाचन का जो मतदान का अधिकार है बहुत कम लोगों तक ही था, फिर भी जो भी था वो निर्वाचित होते थे और निर्वाचित होने के बाद वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। यानी उनको मंत्री बनाया जाता था और गवर्नर द्वारा ही विधान परिषद के जो सदस्य होते थे उनमें से कुछ व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त किया जाता था और वो मंत्री और गवर्नर मिलकर जो है हस्तांतरित विषयों पर निर्णय लेते थे। तो दोनों में अंतर बड़ा स्पष्ट है। जहां आरक्षित विषयों में गवर्नर और उसकी परिषद के सदस्य मिलकर निर्णय करते थे और ये दोनों गवर्नर और परिषद के सदस्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। लेकिन
हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर प्लस मंत्री, मंत्री कौन, विधान परिषद के वो सदस्य जिनको गवर्नर ही मंत्री नियुक्त करता था, ये मिलकर निर्णय लेते थे और ये सब जो है उसके विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, एक प्रकार से जनता के प्रति उत्तरदायी थे। तो प्रांतों में यह दोहरी शासन व्यवस्था द्वैध शासन कहलाती थी और ये काफ़ी हद तक असफल रही और यही कारण था कि 1935 के अधिनियम में इसको वापस ले लिया गया जो 1919 में लागू हुई थी। अगला पॉइंट देखिए, इसके द्वारा केंद्रीय विधायिका को द्विसदनात्मक बनाया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब तक केंद्र में जो है विधायिका एक सदन वाली ही थी, लेकिन द्विसदनात्मक बनाया गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और किस प्रकार से ये दो सदन थे, प्रत्यक्ष, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन यहीं पे कहेंगे हम, क्योंकि इससे पहले जो प्रत्यक्ष निर्वाचन था उसके लिए निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। देखिए आगे देखिए, केंद्रीय विधायिका के दो सदन थे, एक थी केंद्रीय विधानसभा यानी निम्न सदन जो कि बिल्कुल आज की लोकसभा की तरह थी। इसमें कुल मिला के 145 सदस्य थे और 145 में से 105 सदस्य तो निर्वाचित होने थे जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा और 40 सदस्य मनोनीत होने थे गवर्नर जनरल द्वारा या वाइसराय द्वारा। उसके बाद दूसरा जो सदन था वो था राज्य परिषद। तो दो सदनों के नाम याद रखें, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। राज्य परिषद जो उच्च सदन था ये बिल्कुल आज की जो राज्यसभा है उसकी तरह था। कुल सदस्य इसमें 60 थे और 60 में से 34 सदस्य निर्वाचित होने थे जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन थे जो मतदान में भाग लेते थे और 26 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो इस प्रकार से इसमें सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई और उसके दो सदन बनाए गए और दो सदनों में कुछ व्यक्ति निर्वाचित थे और कुछ जो थे वो गवर्नर जनरल या वाइसराय जिसे हम कहेंगे के द्वारा नियुक्त या मनोनीत किए जाते थे। आगे के प्रावधान देखिए, इस कानून में संपत्ति, शिक्षा, आयकर देयता के आधार पर सीमित लोगों को मताधिकार दिया गया। तो मताधिकार का विस्तार किया गया है, वोट देने का अधिकार कुछ लोगों को जिनके पास एक निर्धारित संपत्ति थी वो भी वोट दे सकते थे, जिनके पास एकेडमिक योग्यता थी, शिक्षा में कोई निर्धारित डिग्री थी वो भी निश्चित रूप से वोट दे सकते थे, जो लोग आयकर देते थे वो भी वोट देने के अधिकारी थे। तो वोट देने के अधिकार का इस अधिनियम में विस्तार किया गया और ये वोट देके केंद्रीय विधानसभा के और जो विधान राज्य जो परिषद थी या राज्यसभा थी उसके सदस्यों को जो है वोट देकर निर्वाचित करते थे। अगला पॉइंट देखिए, वाइसराय की कार्यकारी परिषद में खुद वाइसराय और कमांडर इन चीफ यानी जो सेना का अधिकारी था उसको छोड़ करके शेष 6 जो सदस्य होते थे, 6 में से कहा गया कि आधे अर्थात 3 अब भारतीय बनेंगे। तो ये भारतीयों के लिए और जो है अवसर उपलब्ध कराने वाला कानून बना कि 3 जो है सदस्य अब भारतीय, यानी 8 जो सदस्य कुल थे जिनमें एक वाइसराय था, एक कमांडर इन चीफ था, ये 2 तो ब्रिटिश ही होंगे, बाकी के जो 6 बचते हैं उन 6 में से 3 सदस्य भारतीयों को नियुक्त किया जाना अनिवार्य या आवश्यक बनाया गया। इसके बाद देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन जो 1909 में चालू हुआ था मुस्लिमों के लिए, उसका और विस्तार किया गया। अब क्या कहा गया कि सिख केवल सिखों के प्रतिनिधि को चुनेंगे। इसी प्रकार भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों तक इसका विस्तार किया गया, यानी ये अपने प्रतिनिधि अलग से चुनेंगे। पहले था केवल मुस्लिम अपने प्रतिनिधि अलग से चुनेंगे, लेकिन अब इसका विस्तार सिखों तक, यूरोपियन तक, आंग्ल भारतीय, ईसाइयों तक, इस प्रकार से इसका विस्तार और ज़्यादा किया गया। एक है अगला पॉइंट, लंदन में एक भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय भी खोला गया और भारत सचिव के जो कार्य थे, भारत सचिव का पद आपको पता है
1858 के कानून में सर्जित किया गया था, तो उसके कुछ कार्य अब इस उच्चायुक्त को दे दिए गए। इस अधिनियम में ली कमीशन, ये पूछा गया प्रश्न है, ली कमीशन की नियुक्ति की गई और ली कमीशन ने ही भारत में लोक सेवा आयोग, जिसे पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहा गया था, 1926 में इसकी स्थापना हुई। सबसे पहले जो आज का जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका पूर्व रूप है ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यानी CPSC, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी नियुक्ति की इसने सिफारिश की और उस सिफारिश के आधार पे ही 1926 में इसकी जो है गठन हुआ। उसके बाद देखिए, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। पहला केंद्र ही बनाता था बजट राज्यों के लिए भी, और राज्यों की विधायिका को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। और बजट के 2 भाग बनाए गए। आज भी हम जानते हैं बजट के 2 भाग होते हैं, एक मतदान योग्य होता है और एक भारित होता है, जिसे गैर मतदान योग्य कहा जाता है। मतदान योग्य भाग पर विधायिका के सदस्य किसी भी मद पर वोट करते हैं और वो पारित होने के उपरांत ही जो है खर्च करने की अनुमति प्राप्त होती है, ये हम जानते हैं। इसी प्रकार एक भाग और किया गया उसका, जिसके ऊपर वोट देने का अधिकार नहीं होता है, केवल चर्चा होती है और वो पारित मान लिया जाता है। तो 2 हिस्सों में बांटा गया। तो बजट का केवल 1/3 हिस्सा ही मतदान योग्य था, यानी मतदान योग्य जो था वो केवल 1/3 हिस्सा था, और उसमें भी गवर्नर जनरल को विधायिका द्वारा स्वीकृत किसी मांग को अस्वीकार करने या कम करने का अधिकार भी प्राप्त था। तो मतदान जैसे मान लीजिए 1000 या 100 करोड़ का बजट है, तो उसमें से केवल 33 करोड़ रुपए ही ऐसे होते थे जिस पे मतदान करने का अधिकार विधायिका के सदस्यों को था, और शेष जो 66-67 करोड़ का बजट है वो तो बिना मतदान के केवल चर्चा होने से ही पारित हो जाता था। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि मतदान का जो भाग था, यानी मतदान योग्य जो भाग था, उसमें भी अब गवर्नर जनरल काट-छाँट, यानी वाइसराय जिसे हम कहेंगे, काट-छाँट करने का अधिकारी था। फिर उसके बाद इस अधिनियम में ये भी पूछा गया प्रश्न है, एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1921 में इसकी स्थापना हुई, जिसमें 121 देसी रियासतों के सदस्य थे। रियासतों के राजाओं को का एक मंडल बनाया गया, नरेंद्र मंडल नाम दिया गया, और वाइसराय इसका अध्यक्ष होता था, और ये वाइसराय को शासन के मुद्दों पर परामर्श देता था। तो परामर्शकारी निकाय था ये। लास्ट है, इस अधिनियम की 10 वर्ष बाद समीक्षा करने के लिए एक आयोग के गठन का भी इसमें प्रावधान किया गया कि अधिनियम की जो धाराएं या प्रावधान है उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन करना है, तो इसलिए एक आयोग बैठेगा और वो आयोग देखेगा कि कौन सी धाराएं उपयोगी है, कौन सी अनुपयोगी है, उनको हटाया जा सकता है क्या, या उनमें कोई सुधार किया जा सकता है क्या। तो इसके लिए इसमें प्रावधान था, और इसी वजह से 1927 में इसी प्रावधान को फॉलो करते हुए साइमन कमीशन का गठन किया गया, और साइमन कमीशन में सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आयोग का जोरदार विरोध किया, और इसी आयोग के विरोध के दौरान ही आप सभी को पता है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई अंग्रेज़ों द्वारा लाठीचार्ज करने के कारण। तो यह 1919 का जो अधिनियम है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण बातें इसकी ध्यान रखनी है वो ख़ास तौर से है प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, और शासन के विषयों का 2 सूचियों में विभाजन। इसके बाद हम अगला अधिनियम लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसकी पृष्ठभूमि समझिए। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे ब्रिटेन में। ये हुए थे 1930, 31 और 32 में। तो इन गोलमेज सम्मेलन में भारत की जो संवैधानिक समस्या है उसको कैसे समाधान किया जाए,
इस पे विचार करने के लिए ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। और इसमें कांग्रेस ने भी एक सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन इन तीनों सम्मेलनों की जो चर्चा हुई उसके आधार पर एक वाइट पेपर जारी किया गया। और वाइट पेपर में जो बातें थी उन्हीं बातों को लेकर जो है ये 1935 का अधिनियम बनाया गया। इसमें खास बात थी उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। उत्तरदायी शासन का बार बार अर्थ मैं बता रहा हूँ कि विधायिका के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका में नियुक्त होंगे और कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो विधायिका के प्रति विधायिका के प्रति के माध्यम से अंततः जनता के प्रति अपने कार्यों के लिए, अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। तो इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, काफ़ी लंबा चौड़ा अधिनियम था ये। और आपको मैं बताऊं कि जो हमारा संविधान है उसमें अनेक बातें इस अधिनियम से ली गई है। और जब संविधान लागू हुआ उससे पहले भी ये अधिनियम हमारे शासन संचालन के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता रहा। तो 10 अनुसूचियाँ इसमें थी। अधिनियम में क्या क्या बातें थी जरा देखें। अधिनियम में सभी प्रांतों और रियासतों और कमिश्नर क्षेत्रों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया, लेकिन देसी रियासतों द्वारा इसमें रुचि नहीं दिखाने के कारण ये मूर्त रूप नहीं ले सका। ये बना नहीं क्योंकि रियासतों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, रियासतों ने मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ब्रिटिश जो क्षेत्र था भारत का, यानी जितने प्रांत थे वो प्रांत, रियासतें और कमिश्नर क्षेत्र जो थे उन सबको मिलाकर एक ऑल इंडिया यूनियन AIU बनाने का सुझाव दिया गया, लेकिन ये लागू नहीं हो सका। पर यह प्रश्न पूछा जाता है इसलिए आप इसको याद रखें। इसके बाद अगला पॉइंट था इसमें कि शासन के सभी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। इससे पहले जो 1919 का एक्ट था उसमें 2 सूचियाँ बनाई गई, इसमें 3 सूचियाँ बनाई गई। और 3 सूचियों में एक थी संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। और उसके बाद भी जो अवशेष शक्तियाँ बची वो सब की सब दे दी गई वाइसराय को। तो इस प्रकार से आज जो है हमारे पास सूचियाँ हैं वो भी 3 ही है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में इन 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। शासन के जितने विषय हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। और आज ये व्यवस्था है कि अवशेष जो शक्तियाँ बचती है वो शक्तियाँ दी गई है केंद्रीय संसद को, लेकिन यहाँ पर ये जो है वाइसराय को दी गई थी। उसके बाद इस अधिनियम में प्रांतों में 1919 के अधिनियम द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया ये असफल रही, तो 1919 में प्रांतों में लागू की गई और समाप्त कर दी गई, लेकिन 1935 में इसको जो है राज्यों केंद्र में लागू किया गया, अभी देखेंगे हम। और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, यानी प्रांत अब जो है आरक्षित और हस्तांतरित जैसे पचड़े में नहीं पड़ रहे थे। अब प्रांतों में जो है बिल्कुल आज के जैसा उत्तरदायी शासन लागू हुआ। अभी हम देखेंगे प्रांतों को अपनी सूची के विषयों पर निर्वाचित सदस्यों की विधानसभाओं के माध्यम से ही शासन प्रशासन करना था। ये बड़ा महत्वपूर्ण आया कि अब प्रांतों में गवर्नर का रोल बिल्कुल नहीं के बराबर कर दिया गया। अब अपने मंत्रियों के माध्यम से ही वो जो है कानून बनाएगी, शासन करेगी, प्रशासन करेगी। और गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर ही कार्य, बिल्कुल आज का जो गवर्नर कार्य करता है चुने हुए मंत्रियों और मुख्यमंत्री की सलाह पर, बिल्कुल वही व्यवस्था शुरू की गई। ये व्यवस्था 35 के अधिनियम में थी, शुरू हुई 1937 में और समाप्त हो गई 1939 में। इसको वापस समाप्त भी कर दिया गया और पुनः जो है ये शक्तियाँ गवर्नर को सौंप दी गई। तो इसमें
जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। अब केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये पूछा गया प्रश्न है। 1935 का एक्ट केंद्र में लागू करता है, 1919 का एक्ट राज्यों में लागू करता है, जिसमें शासन के विषयों को दो भागों वही आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। इसमें आरक्षित विषयों पर वायसराय को सलाहकारों की सहायता से निर्णय करना था, लेकिन हस्तांतरित विषयों पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह से निर्णय करना था। इन मंत्रियों की नियुक्ति और पदमुक्ति पर वायसराय द्वारा ही की जाती थी, लेकिन ये प्रावधान कभी भी लागू नहीं हो सका। तो ये प्रावधान जरूर किया गया केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का, और बिल्कुल जैसा राज्यों में द्वैध शासन था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर था। आरक्षित और हस्तांतरित दो विषय बनाए गए, दो भागों में बांटा गया विषयों को। आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल या वायसराय जिसे कहें हम, उसके अपनी परिषद और अपने सलाहकारों के आधार पर डिसीजन करता था, और वो केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। दूसरी ओर हस्तांतरित विषय वह थे जिन पर मंत्रियों और वायसराय को डिसीजन करना था, और मंत्री जो थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन ये लागू ही नहीं हो सका। उसके उपरांत देखिए, प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में सदस्यों की संख्या में काफ़ी वृद्धि की गई। केंद्र में विधानसभा में सदस्य संख्या 375 जो कि 145 थी पिछले एक्ट में हमने देखा, और राज्यसभा में 260 जो कि 60 ही थी, जबकि प्रांतों में विधायकों की सदस्य संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई, तो डबल कर दी गई पिछले से। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में, कुल 11 प्रांत है, ध्यान रखना है, 6 प्रांतों में विधायिका के 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद बनाए गए। तो अब राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू हुई। केंद्र में तो हमने देखा 1919 में ही लागू हो गई थी, लेकिन यहाँ 1935 में केंद्र में सदस्यों की संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई, जैसा कि हमने देखा 375 और 260, और राज्य विधायिकाओं में भी सदस्यों की संख्या दोगुनी कर दी गई, और साथ ही साथ 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में, 6 प्रांतों में जो है विधायिका को 2 सदन वाली बना दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार किया गया। इसमें देखिए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों तक कर दिया गया। अब कहा गया कि दलित जातियों का प्रतिनिधि दलितों द्वारा ही अलग से चुना जाएगा, महिलाओं का प्रतिनिधि अलग से महिलाओं द्वारा चुना जाएगा, मजदूर वर्गों का प्रतिनिधि अलग से चुना जाएगा। तो अलग से प्रतिनिधि चुनने का जो ये निर्वाचन 1909 में शुरू हुई थी, यह व्यवस्था ये और बढ़ती गई। 1919 में हमने देखा सिखों और ईसाइयों तक इसको विस्तृत कर दिया गया। अब दलितों, महिलाओं और मजदूरों तक इसको विस्तृत कर दिया गया। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी इसमें प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय का क्या काम था? संघ यानी केंद्र और राज्यों यानी प्रांतों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करने के लिए। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था रिजर्व बैंक की स्थापना। रिजर्व बैंक की स्थापना भी इस अधिनियम के माध्यम से हुई, जबकि अब भारत सचिव जो था वहाँ पर लंदन में, उसकी परिषद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर कहा कि एक सलाहकारों की टीम होगी। तो परिषद के माध्यम से निर्णय लेता था, उस परिषद को समाप्त करके परिषद के स्थान पर एक एडवाइजरी टीम गठित की गई जो केवल परामर्श देती थी, निर्णयन में उसकी भागीदारी नहीं थी। तो इस प्रकार से ये 1935 के अधिनियम में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। अब आते हैं हम आखिर में 1947 का जो अधिनियम है, जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी कहते हैं। तो ये अंतिम अधिनियम है। इसके माध्यम से सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य इस देश का रहा कि भारत का विभाजन किया गया, और विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान नाम से
दो अलग अलग देशों का निर्माण हुआ। तो भारत के विभाजन की योजना लागू हो जाने के बाद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया और 15 अगस्त 1947 से यह लागू हुआ। तो यह भारत स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम के रूप में लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को। और इसके क्या क्या प्रावधान थे देखिए। भारत में ब्रिटिश राज 15 अगस्त 1947 से समाप्त हो जाएगा और भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। उसके बाद भारत का विभाजन करके 2 डोमिनियन राष्ट्रों यानी जो स्वयं निर्णय ले सके भारत और पाकिस्तान का सर्जन किया गया। और पाकिस्तान के अंतर्गत 2 विंग थे, आप जानते हैं, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है, जो 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया था। वाइसराय का पद समाप्त कर दिया गया और दोनों देशों में अलग अलग गवर्नर जनरल पदों का वापस सर्जन हुआ है। 57 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसराय बना था और 47 में वापस जो है गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और दोनों देशों के लिए अलग अलग। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नए देशों की कैबिनेट की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश द्वारा की जानी थी और इन पर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। केवल नियुक्ति करनी थी गवर्नर जनरल की, वो उसके बाद ब्रिटेन का कोई इस पर नियंत्रण नहीं। और जो है यह भी नए देशों की जो नई कैबिनेट बनेगी, मंत्रिमंडल बनेगा, उसकी सिफारिश के आधार पर दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने देश के लिए संविधान बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ये संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थी। और जब तक नया संविधान नहीं बन जाता 1935 का कानून ही प्रभावी रहेगा। यह हमने पहले ही देखा कि 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हमारा देश जो है 1935 के कानून के अनुसार ही संचालित होता रहा। और हमने देखा कि हमारे संविधान में अनेक प्रावधान 1935 के कानून से लिए गए हैं। एक उदाहरण तो हमने देखा कि 3 जो सूचियां बनाई गई है वो भी वहीं से ली गई है। इसके अलावा नया संविधान क्रियान्वित होने तक यह संविधान सभा ही विधानमंडल यानी अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। जब संविधान लागू होगा और संविधान में संसद के गठन का प्रावधान होगा तो वो 26 जनवरी 1950 के बाद बननी थी संसद। जब चुनाव होते तो तब तक 15 अगस्त 47 से लेके नई संसद बनने तक जो है 1952 में हमारे यहाँ चुनाव हुए, तब तक इन वर्षों तक जो है संविधान सभा ही हमारी संसद के रूप में कार्य करती रही। ये प्रावधान इसमें दिया गया था और उसी को हमने फॉलो किया। उसके उपरांत जब तक नए संविधान के अनुसार प्रांतों में निर्वाचन नहीं हो जाते तब तक वर्तमान में कार्यरत विधानमंडल ही कार्य करते रहेंगे। प्रांतीय गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया, जिससे सभी मामलों में राज्यों की मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना था। तो ये बिल्कुल पॉइंट आज ही के संदर्भ में है। बस फ़र्क इतना यह है कि गवर्नरों को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा गया और आज जो गवर्नर होते हैं उन्हें हम राज्यपाल कहते हैं। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वह चाहे तो भारत या पाकिस्तान के साथ मिल सकती हैं और चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है। यह रियासतों को स्वतंत्रता देना एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये प्रावधान था, लेकिन सरदार पटेल के प्रयासों से हमारी 500 से अधिक रियासतें भारत में मिलना उन्होंने स्वीकार किया और कुछ रियासतों में कार्यवाही करके उनको मिलाया गया। भारत मंत्री जो भारत सचिव का वहाँ पे पद था उसको समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का भारत व पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं होगा।
भारत सचिव या उसकी परिषद द्वारा 15 अगस्त 47 तक जिन व्यक्तियों को सिविल सेवा में नियुक्त किया है वह अपने पदों पर बने रहेंगे और उनको प्राप्त सभी सुविधाएं भी जारी रहेगी। सिविल सेवाएं आप जानते हो 3 है, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 जो सेवाएं थी अंग्रेज़ों द्वारा, 2 सेवाएं इनको प्रदान की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, ये हमने बाद में बनाई है। तो IAS और IPS के जो सदस्य ब्रिटिश थे, यूरोपियन थे, उनको भी अपने पदों पर बने रहने का अधिकार था 15 अगस्त 1947 के बाद तक भी, जब तक कि उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता वो पद पर बने रहेंगे। ये प्रावधान करने का कारण ये था कि भारत हाल ही में स्वतंत्र हो रहा था और ऐसी दशा में नए जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी नियुक्ति करने में समय लगता, इसलिए ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को ही हमारे यहाँ बनाए रखा गया और उनकी सेवाएं अनवरत रही। भारत सचिव की शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के एक राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई, लेकिन दोनों देशों को राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। तो यह महत्वपूर्ण है कि भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, उसकी परिषद समाप्त कर दी गई और एक राष्ट्रमंडल मामलों का सचिव था ब्रिटिश कैबिनेट में, जो कि जितने भी देश जिन पर ब्रिटेन का नियंत्रण रहा और जो स्वतंत्र हुए उन्हें राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया, लेकिन ये कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं था। चाहे तो वे देश राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकते थे, लेकिन राष्ट्रमंडल आज भी बना हुआ है और 50 से ज़्यादा देश राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी राष्ट्रमंडल के 2 सदस्य हैं। इसके उपरांत देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन नवीन डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, जिसने जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया और 1946 में निर्मित संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में स्वीकार किया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद C राजगोपालाचारी को जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो हमने इस प्रावधान में ही देखा कि जब तक नई संसद न बन जाए संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इन 3 अधिनियमों का हमने विशद अध्ययन किया, 1919, 1935 और 1947। परीक्षाओं की दृष्टि से ये बड़े महत्वपूर्ण अधिनियम हैं, आप इनको वापस भी देखें। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।